हाँ क्लास फटाफट से देखिए, जो मिरर का केस मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को भेजूंगा, तो मिरर के केस में आप लोगों को पता है कि मिरर आपका, मैं कनकेव मिरर एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। और कनकेव मिरर के अंदर बेसिकली आप लोग जानते हैं ये फोकल लेंथ होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर तक की दूरी। और आप लोग जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है। और दूसरी बात आप लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं r इज इक्वल टू 2f का। तो गाइज आप लोगों को पता है कि कोई भी रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आप लोगों को पता है कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं ताकि तुम लोगों को डायग्राम का प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है ना। एक बार डायग्राम हम फिर से पिक कर लेते हैं। तो ये बेसिकली प्रूफ ऑफ r इज इक्वल टू 2f है। और यहां पर ये मैंने बनाया कनकेव मिरर। ध्यान से देखना, डायग्राम फिर से बता देता हूं मैं। यहां पर ये आप लोगों का प्रिंसिपल पोल हो गया, बेसिकली ये वाला पॉइंट बेसिकली फोकस हो गया, यहां पर कहीं पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है ना। एंड यू ऑल नो दैट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है ना। बस ये प्रूव करना है। तो कोई भी रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आप लोगों को पता है फोकस से पास होती है। लेकिन क्यों पास होती है फोकस से, क्या ये बात पता है? बिल्कुल पता है सर। इंसिडेंट रे है सर, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाया होगा। अब नॉर्मल कहां से पास होता है अब तक पता होना चाहिए आप लोगों को। मिरर का नॉर्मल पास होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जितना एंगल उसने ऊपर बनाया होगा उतना ही एंगल बनाती हुई जाएगी बेसिकली। तो ये वाली रे बिल्कुल इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी। तो मुझे ये वाली बात पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दूसरी बात, अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट से ये वाला भी क्या होगा, थीटा। और ये वाला पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी बोलो क्या होगा, 2 थीटा। ऑल्टरनेट से आप लोग लगा सकते हैं कि भैया इस तरीके से जो लाइन बनेगी, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। तो मैंने बोला कि अगर ऊपर वाला थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, लेकिन यू वाले में अगर बनाऊंगा तो पूरा ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने इसके अंदर करा है बेसिकली, इस पॉइंट को एम मानते हुए कि ये लाइन मैंने एन मानी है, यहाँ पर एम एन मैंने परपेंडिकुलर मान लिया है और ये एन बेसिकली पी के बहुत क्लोज है। ठीक है ना। तो अगर ध्यान से आप लोग इसके अंदर देखो, ट्रायंगल्स देखना, फोकस करना फटाफट से। आप लोग जानते हो कि एफ तक की दूरी को बोलते हो फोकल लेंथ और सी तक की दूरी को बोलते हो आप लोग आर। तो एक सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल एमएनसी, तो एमएनसी ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा कितना निकलेगा, एम एन अपॉन में एनसी, एम एन अपॉन में एनसी। दूसरी बात, एनसी एन पॉइंट इतना क्लोज है पी के कि चाहे एनसी बोलूं चाहे पीसी बोलूं, बात बोलो क्या है, सेम है। तो मैंने एनसी की जगह पे बोलो क्या रख दिया, पीसी रख दिया भाई। और दूसरी बात आप लोग जानते हो कि जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा को नियरली टेन थीटा लिखते हैं, नियरली थीटा लिखते हैं। तो मैंने टेन थीटा की जगह पे थीटा रख दिया। दूसरा मैंने ट्रायंगल कौन सा कंसिडर किया, एम एन एफ। ध्यान से देख लीजिए, एक ट्रायंगल कंसिडर किया एम एन सी, एक एम एन एफ, और दोनों में मैंने टेन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला है। इसमें टेन थीटा, उसमें टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा कितना आएगा, एम एन अपॉन में एन एफ, एम एन अपॉन में एन एफ। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, टेन टू थीटा को फिर से टू थीटा लिख सकते हैं। एम एन अपॉन में एन एफ था तो एन एफ को पी एफ लिख सकते हो, बिकॉज एन और पी बहुत क्लोज है। आपको मैंने कई बार बताया कि एन यहाँ पर जब भी हम बनाते हैं तो पी के बहुत नजदीक होता है। तो ये बेसिकली पी एफ हो गया। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन वो सेकंड इक्वेशन, इस थीटा को जाके वहां पर पुट कर सकते हो, थीटा को जाके वहां पर पुट कर सकते हो। तो टू टाइम्स ऑफ थीटा का वैल्यू है एम एन अपॉन पीसी, वो ऑलरेडी है एम एन अपॉन पी एफ, एम एन से एम एन कट गया, पीसी बराबर आ गया टू टाइम्स ऑफ पी एफ। पीसी का वैल्यू आप लोग देख लीजिए क्या होगा, आर, लेकिन इंसिडेंट रे इस तरफ थी, दूरी इस तरफ मेजर हो रही है तो लेंगे माइनस आर। पीएफ बेसिकली इस तरफ मेजर हो रहा है, लेंगे माइनस एफ। तो भैया माइनस आर बराबर माइनस टू एफ, माइनस से माइनस कट गया, आर बराबर टू एफ आ गया। सिंपल सा प्रूफ है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है कि आप लोग करना क्या था, कोई भी रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो फोकस से पास होगी। लेकिन क्यों फोकस से पास होती है आपको पता है, बीच में नॉर्मल ये वाला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल जाता है। तो वो एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। और वो थीटा तो ये थीटा, और ये पूरा थीटा थीटा तो ये पूरा टू थीटा। उसके बाद कुछ नहीं करा मैंने, एक एमएनसी ट्रायंगल लिया जिसमें मैंने टेन थीटा निकाला, एक एम एन एफ ट्रायंगल लिया जिसमें मैंने टेन टू थीटा निकाला, और उसके बाद मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, कहानी खत्म। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पे आए थे, और नेक्स्ट पेज पे हम प्रूव करेंगे किसका, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके लिए फिर दोबारा से हम लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और डायग्राम बेसिकली क्या बनेगा, हमने ये लिया कनकेव मिरर, और इस कनकेव मिरर पे आप लोग जानते हैं कि यहां पर तो है पोल, यहां पर कहीं पर होगा इसका बेसिकली फोकस, थोड़ा सा आगे बेसिकली होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब आप लोग मुझे बताएं, यहां पर मैं अगर लेता हूं ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी ऑब्जेक्ट, तो इस ए बी से जाने वाली रेज, ध्यान दीजिएगा, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, इसके फोकस से। तो वो मैंने करा दी फोकस से पास। दूसरी बात, जो रे जाएगी, ये रूल आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जो रे जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जैसे नॉर्मल बनेगा, तो जितना एंगल उधर बनाएगा, अभी तो करा हमने वाली चीज, जितना एंगल उस तरफ बनाएगा उतना एंगल इस तरफ बनेगा, तो इस तरीके से पास होगा।
अगली रे आप जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, ये रूल्स आपने पढ़े होंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी बेसिकली वो ट्रेस बैक करेगी पाथ को, ट्रेस बैक करते हुए इधर से चली जाएगी। तो भैया आपका वो ऑब्जेक्ट कहां पर मिल रहा है भाई, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां मिली, यहां मिली। अब यहां मिली तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी लिख रहा हूं इसको, तो यहां लिखूंगा मैं इसको ए डैश बी डैश, ठीक है ना, इमेज यहां मिल रही है। हालांकि सिर्फ ये 2 रेज नहीं होती, 3 रेज होती है। 3 कौन सी, पहली रे तो वो होती है जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हो रही है, दूसरी होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वापस ट्रेस बैक कर रही है। ट्रेस बैक करने का भी कारण है, क्योंकि जो रे ऐसे आ रही है ना, अगर मैं उसके लिए नॉर्मल भी ड्रॉ करता हूं ना इधर, तो नॉर्मल भी उसका ऐसे ही जा रहा होता है, तो वापस ही ट्रेस बैक कर जाएगी अपने पे, क्योंकि जितना आई उतना ही आर, 0 आई 0 आर, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इसका 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा। ये बहुत बेसिक बात है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज क्या है बच्चों, एक रे में और दिखा रहा हूं आप लोगों को, जैसे मान लो कि कोई एक रे ना पोल पे गई है, ऐसे करके पोल पे गई है, तो आप मुझे बताओ ऐसे है तो ये भी इंसिडेंट रे, और पोल पे नॉर्मल कैसा बनेगा, तो पोल पे तो नॉर्मल यही बनेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है। तो जितना हमारी इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बनाया उतना ही वो बनाते हुए चली जाएगी, मतलब ये वाली रे भी यहीं से पास हो गया। जब बी की इमेज बना रहे तो वो बी डैश पे ही आके मिलेंगे, सारी रे से कहीं पे भी जाके ले जाओ, ऊपर भी लेके आओगे तो भी वो बी डैश से ही पास होगी बेसिकली, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह लगता है, चाहे वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले के लिए बात करो, चाहे इसके लिए बात करो, चाहे इसके लिए बात करो, हर बार एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर, बस हर जगह का आई अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आती है लाइनें। तो मैंने बेसिकली 3 बनाई, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा डायग्राम, बट अगर तसल्ली से आप तीनों रेस को खुद से बना के देखोगे तो पता लगेगा। एक जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास कर रही है, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस से ट्रेस बैक कर रही है, और एक जो बेसिकली पोल से गई है वो अपने आप को इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बनाया नॉर्मल के साथ उतना ही बनाते हुए यहां से आ गई है। पैरामीटर्स में ड्रॉ कर देता हूं, आप लोगों को पता है जो ये ए तक की दूरी है पोल से वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो बी डैश तक की दूरी है वो इमेज डिस्टेंस है, जो सी तक की दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो एफ तक की दूरी है बेसिकली वो फोकल लेंथ है। इसके अलावा कोई और पैरामीटर नहीं है भाई, ठीक है। ड्राइव स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को बस छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है, सिमिलर ट्रायंगल्स आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, कहीं ना कहीं मुझे एबीसी और ए डैश बी डैश सी ये सिमिलर ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। देखो एक तो ये वाले एंगल दोनों के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज आपका यहां पर देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, जब ये दोनों एंगल बराबर है, ये 90 है और वो 90 है, तो तीसरा एंगल वैसे ही बराबर होना है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में आप लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एक ले रहा हूं मैं एबीसी और एक ले रहा हूं मैं कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ले रहा हूं एबीसी और एक ले रहा हूं ए डैश बी डैश सी। ध्यान से देखिए बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या प्रॉपर्टी लगती है, इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय उसका परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर होगा इसका परपेंडिकुलर यानी ए सी और अपॉन में उसका परपेंडिकुलर यानी ए डैश सी, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज बराबर होगी भाई, और किसी को लगता नहीं बराबर कैसे आया, तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा आपको मैथमेटिक्स भी लगा सकते हो, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का बराबर है, तो चाहो तो दोनों का टेन थीटा निकाल लो। इसका टेन थीटा कितना आएगा पहले वाले का, पहले वाले ट्रायंगल में टेन थीटा कितना आएगा बोलो, आएगा ए बी अपॉन में कितना आएगा बोलो ए सी, और दूसरे वाले का टेन थीटा, क्योंकि दोनों का थीटा तो बराबर ही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसका आएगा बेसिकली ए डैश बी डैश अपॉन में बोलो कितना आएगा ए डैश सी। दोनों को इक्वेट करके देख लो एक बार, ए बी अपॉन में ए सी बराबर में ए डैश बी डैश, क्योंकि टेन थीटा सेम है दोनों का, ए डैश सी, तो कितना आ जाएगा देखो वही आएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, देखो वो नीचे ले आओ, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और ए सी ऊपर ले जाओ, तो ए सी अपॉन में ए डैश सी, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो वो जो चीज हमने लिखी है ना टेन थीटा से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आसान तरीका है। एक दूसरी बात और मैं कौन सा ट्रायंगल लगाने वाला बच्चों, एक मैं लगाने वाला हूं एबीपी, ध्यान से देखना एबीपी जो पोल के साथ बन रहा है, जो पोल के साथ बन रहा है ये वाला एंगल, तो जितना एंगल वो वाला है उतने एंगल ये वाला है। एक मैं ले रहा हूं एबीपी, एक ले रहा हूं मैं ए डैश बी डैश पी, मैं लिख देता हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एबीपी और एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ए डैश बी डैश पी, एबीपी ए डैश बी डैश पी। क्यों भाई, फिर वही 90 90 है, और ये वाला एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है तो तीसरा वैसे ही बराबर होना, सिमिलर ट्रायंगल है गाइस और कुछ नहीं है। इसका परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में उसका परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश बराबर होगा बेसिकली किसके, इसका बेस यानी ए पी डिवाइड बाय में इसका बेस यानी ए डैश बी, ये होगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में कॉमन चीज है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट कि पहले और दूसरी इक्वेशन से ए सी बाय में ए डैश सी बराबर आ रहा है ए पी अपॉन में ए डैश पी। अब बच्चों जो दूरी पोल से है ना उसका तो एक लॉजिकल मतलब है कि पोल से ए तक का दूरी यू हो गया, पोल से ए डैश तक का दूरी वी हो गया बेसिकली, लेकिन एसी ये तो कुछ अलग चीज है, इसको क्या लिखूं बच्चों, ये तो मेरे को नहीं पता क्या लिखना चाहिए। दूसरी बात ए डैश सी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि बीच में दूरी दी हुई है, पोल से तो चलो सबका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का यू हो गया, इमेज का वी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आर हो गया, फोकस का बेसिकली एफ हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है एसी का और ए डैश सी का,
तो हमें किसी तरीके से इसको भी ना उन्हीं टर्म्स में लाना पड़ेगा, पोल वाले टर्म्स में। तो मैंने कैसे लाया, एसी देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से दिखना है, एसी को क्या लिख सकता हूँ पोल के टर्म्स में, तो मैं लिखूंगा पीए, एसी को लिखूंगा मैं पीए माइनस में, पीए माइनस में पीसी, ध्यान से देख लो, पीए माइनस पीसी, पीए में से पीसी को हटा दो, एसी आ जाएगा। एडीएससी को बोलो क्या लिखेंगे, एडीएससी को पीसी, पीसी माइनस में पीए डैश बराबर कितना बच्चों, देख लो पीसी माइनस पीए डैश आपका एडीएससी आ जाएगा, बराबर में एपी अपॉन में कितना बोलो ए डैश पी। अब यहां पर बच्चों आप ऑप्टिकल वैल्यूज पुट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ऑप्टिकल वैल्यूज में मुझे बता दो फटाफट से, पीए कितना है, पीए है यू, सारी ऑप्टिकल वैल्यूज साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, रेज इस तरफ है, सारा डिस्टेंस इस तरफ मेजर हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा पीए की जगह पे आएगा माइनस का यू। दूसरी बात पीसी, पीसी होगा माइनस का आर, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का आर, डिवाइड बाय में आएगा पीसी, पीसी फिर दोबारा बच्चों माइनस का आर, और यहां पर पीए, पीए कितना है बच्चों माइनस का यू, तो लेकिन प्लस का हो जाएगा बेसिकली, सॉरी दिस इज पीए डैश, नीचे दिया हुआ पीए डैश, तो पीए डैश बेसिकली क्या है बोलो माइनस का वी, तो ये हो जाएगा प्लस का वी, बराबर में हो जाएगा आपका एपी, एपी बोलो कितना है बच्चों माइनस का यू, एंड ए डैश पी बेसिकली है माइनस का वी। ठीक है, कोई ज्यादा बच्चों इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने ऑप्टिकल वैल्यूज को पुट करा है, माइनस से माइनस यहां पर कैंसिल हो गया, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा माइनस का यूवी प्लस का वी आर, बराबर में इधर हो जाएगा माइनस का यू आर और प्लस का यूवी। ठीक है, वी को मैं थोड़ा ऊपर से ऐसे घुमा रहा हूं और यू को ऐसे रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये भी माइनस यूवी वो भी यूवी, तो यूवी यूवी एक तरफ ले जाओ, बन जाएगा 2 यूवी, और इधर आके ले आओ उसको यू को, तो बन जाएगा यू आर प्लस में वी आर। अब बच्चों को लगेगा आप क्या करें सर, हमें तो प्रूव करना था, वैसा कुछ एक्सप्रेशन, ये तो कुछ अलग सा आ रहा है। इस जगह पर याद रखिएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय यूवीआर, जो बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय यूवीआर, अगर यूवीआर से डिवाइड करोगे जरा बताओ क्या होगा, यूवीआर प्लस में वीआर है अपॉन में यूवीआर, और यहां पर भी 2 UV अपॉन में यूवीआर, फटाफट से बताइए क्या आएगा भाई, तो यू से यू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/v, यहां पर आर से आर कैंसिल, वी से वी कैंसिल, बच गया 1/u, यहां से पूरा यूवी से यूवी कैंसिल हो गया, बच गया 2/r। आप आर को जानते हैं बच्चों के, आप आर को क्या लिखते हैं 2f, अभी तो पढ़ा है, तो आर को लिखते हैं 2f, 2 से 2 कटेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 1/f, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। सो गाइस कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को जो पता होता है कि एक रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई, एक सेंटर से को ट्रेस बैक करी, पोल से गई वो ऐसे गई, पहले 3 रेज बना लीजिए, और फिर 2 ट्रायंगल्स के बारे में याद रखिए, एक एबीसी ए डैश बी डैश सी, एबीसी और ए डैश बी डैश सी, मतलब एक तो लेना है तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, 2 सिमिलर ट्रायंगल लेने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, एक बार ऑब्जेक्ट का लो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, एक बार इमेज का लो, ऐसे याद कर लो, फिर पोल के साथ भी ऑब्जेक्ट का भी लो और पोल के साथ इमेज का भी लो, और उन सिमिलर ट्रायंगल्स के जरिए जब इक्वेट करोगे और ऑप्टिकल वैल्यूज को डालोगे तो आपका ड्राइव अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली 2 चीजें तो बच्चों ये करानी थी तुम लोगों को, एक तो r इज इक्वल्स टू 2f, और एक बेसिकली हमारा हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। अब लास्ट चीज जो मैं तुम लोगों को आज बताने वाला हूं ना, वो है कुछ क्वेश्चंस जो इस पे डायरेक्टली बेस्ड हैं। वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं देख लीजिए भाई। तो वो क्वेश्चंस पहले एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं। बस इसमें अब 5-10 मिनट का वीडियो हो रहा है, कहाँ गया भाई ये, ठीक है। तो मैं ना क्वेश्चन निकाल लेता हूँ कहीं से, क्योंकि बेसिकली उसका आपकी एमटीजी में मात्र एक क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर हम गूगल से निकालते हैं तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमें। तो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, बट डाल के देख लेते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा वैसे, प्रूव दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो यहाँ कुछ मैंने देखे, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस ज्यादा दिए हुए हैं। क्या चक्कर है ये, खुला कि नहीं खुला? सो गाइज ये क्वेश्चन तो मिल गए, ठीक है। सो गाइज ये हैं क्वेश्चंस भाई, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से मैं आपको इन 4 क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। देखिए वैसे तो मेन चीज तो मैंने तुम लोगों को करा दी है, रेयरली अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर आपको ठीक ठाक चैप्टर आते हैं तो आप इन चीजों पर टाइम लगा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, इतना कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं,
पहला क्वेश्चन पढ़िए कि यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये साबित करे कि एक ऑब्जेक्ट जो f और 2f के बीच में रखा होता है कनकेव मिरर के, वो आपको एक रियल इमेज देता है बियॉन्ड 2f। कहने का मतलब क्या है आपसे समझे नहीं। उसने कहा कि अगर मेरे पास एक कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर के ये बेसिकली मान लो मैं बोलता हूं पोल है, यहां पर बेसिकली फोकस है और यहां पर आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी मैं उसको 2f भी लिख सकता हूं। आप जानते हो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द 2f, कह रहे अगर यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो बियॉन्ड 2f इमेज बनाता है। ये बात वैसे आप लोग जानते हैं कि होता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो रे इस तरीके से जाएगी आप लोग जानते हो वो कहां से पास होती है, बेसिकली फोकस से। एक आप चाहो तो पोल से करा दो, पोल से करा दो इस तरीके से, तो पोल से, या फिर आप लोग जानते हैं 2f से कराएंगे तो भी पीछे ही मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अगर इसको उस तरीके से करोगे, जैसे आप लोग जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मेथड, एक सेकंड, उस तरीके से करोगे तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, और यूं भी मिला सकते हो जैसे मैं मिला रहा हूं, कि बेसिकली जो रे यहां से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पीछे आके इस तरीके से मिलेगी। तो आप लोग जानते हो कि भैया बननी तो पीछे ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप लोगों ने रखा है f और 2f के बीच में, उसका इमेज जो बनता है वो बियॉन्ड 2f बनता है। इससे भी कर सकते थे या उससे पोल वाली से कर सकते थे, यूं आएगी फिर यूं करके आएगी तो यही मिलेगी। तो आप लोग जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में रखा जाता है तो वो बियॉन्ड 2f रिजल्ट देता है। लेकिन ये बात मैं कैसे प्रूव करूं, इस बात को साबित करना है मैथमेटिकली। अच्छा, कोई भी बच्चा ना इनके आंसर्स के थ्रू नहीं जाएगा, इनके आंसर्स के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को जो मेथड मैं सिखा रहा हूं उसी मेथड से आप इनको सॉल्व करना, तभी इजीली आपसे बात बन पाएगी। अब देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या है। बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग जानते हो कि ये तो है फोकल लेंथ, ये तुम जानते हो कि u है, और ये बेसिकली तुम लोग जानते हो कि 2f है, ठीक है ना, 2f बेसिकली। अगर बच्चों मैं बात करूं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम लोग जानते हो 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय f। पहली बारी में ये क्वेश्चन उतनी बेटर तरीके से समझ में नहीं आते, बट जब 2-3 क्वेश्चन तुम बना लोगे तो तुम्हें इजीली कमांड बनने लग जाएगी इनके ऊपर। तो मैंने क्या करना है, ध्यान से देखो, मेरे को प्रूव करना है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो मुझे दिखाना है कि इमेज बनेगी 2f के पीछे। तो मैंने भैया एक सिंपल सी बात देखी, अगर मैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं, ऑन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड के आधार पे ही मैं जाऊं तो मेरे को बहुत क्लियरली दिखता है कि मेरा जो 2f है ना वो सबसे बड़ा है, फिर बोलो कौन है u, और फिर बोलो कौन है f। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, 2f की लेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद u है, उसके बाद f है। ठीक है भाई, अब इसका क्या करें भाई, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब इन सबको उल्टा करिए, बिकॉज मुझे 1 बाय u के हिसाब से इक्वेशन बनानी है। तो मैंने सबको रिवर्स करा, तो मैंने बन गया, ये वाला बन गया 1 बाय 2f। ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना भाई, जैसे ही मैं किसी चीज को रेसिप्रोकल करूंगा मेरी ये इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाएंगे भाई। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों मेरा 7 ना 5 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको उल्टा कर दूंगा ना 1/7 और 1/5, तो अब मेरा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, इतना मैथमेटिक्स आप जानते हैं भाई। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बोल देता हूं 4 2 से बड़ा है, लेकिन जब मैं उल्टा करूंगा तो 1/4 1/2 से बड़ा नहीं है, 0.25 है, वो 0.5 है। एक्चुअली फिर 1/2 बड़ा होगा 1/4 से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना होता है मैथमेटिक्स से थोड़ी सी, कि जब हम किसी चीज को रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। दूसरी बात, किसी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज आपका 4 2 से बड़ा है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और उधर भी, तो फिर अब -4 -2 से बड़ा नहीं है, फिर -2 -4 से बड़ा है। तो कब कब हमारी इनइक्वालिटीज रिवर्स होती है, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तब, जब आप चीजों को रेसिप्रोकल करते हैं तब। तो ध्यान रखना, मैंने कर दिया रेसिप्रोकल की। देखो पहले तो बोला 2f u से बड़ा है और u f से बड़ा है, फिर मैंने बोला कि इनको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बेसिकली इनइक्वालिटीज इस तरीके से रिवर्स हो जाएंगी। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ी देर में तुम लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मेरे को ना दिखाना है कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस है ना, यानी जो v बन रहा है वो 2f से बड़ा होगा। मेरे को दिखाना है कि जो मेरा v बन रहा है बेसिकली वो 2f से बड़ा होगा, कुछ ऐसा साबित करना है। और उसको साबित करने के लिए देखिए मैंने क्या टेक्निक लगाई, ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ में। तो मैंने क्या करा, मैं जानता हूं 1/v प्लस में 1/u इक्वल्स टू 1/f है, जो कि मेरे पास 1/u यहां पर है। मेरे को v निकालना है, तो मैंने 1/v को इस तरफ करा और मैंने देखा कि ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है कि 1/v बराबर में होता है 1/f माइनस 1/u। अब मैं बिल्कुल वैसा वैसा करने लगूंगा, मुझे 1/u दिया हुआ है, मैंने अब क्या करा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। जैसे ही बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराए, सारे माइनस से मल्टीप्लाई हुए, और अब इन सबकी इनइक्वालिटीज फिर से रिवर्स होगी इस तरीके से। किसी भी तरीके से मैं 1/v को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं अपने क्वेश्चन में, तो मैंने कहा -1/u मैंने बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं 1/f और जोड़ दूं इसमें तीनों तरफ, तो बीच में आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, जिसको मैं बाद में 1/v लिख पाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने तीनों साइड पर क्या ऐड कर दिया बच्चों, 1/f। अच्छा, जब मैं 1/f बेसिकली ऐड करूंगा तो इससे अब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सबके अंदर सेम चीज ऐड हो रही है, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो 1/f माइनस का 1/u, और ये बेसिकली 1/f माइनस का 1/f। फटाफट से बताइए, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आएगा यहाँ पर,
देख लीजिए इजीली आपको पता लग रहा है कि ये बन जाएगा 1 बाय में 2f। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1/f कॉमन आ रहा है, 1 - 1/2 1/2f हो गया। ये वाली चीज को आप लोग लिख पाओगे 1/v, देख लीजिए, और ये वाली चीज को आप लोग लिख पाओगे 0। ठीक है भाई, अब क्या करें, क्योंकि हमें तो v प्रूव करना है कि v 2f से बड़ा होगा, तो अब सबको फिर से रेसिप्रोकल करो। जैसे ही तुम रेसिप्रोकल करोगे, ये रेसिप्रोकल होके अब सारी इनइक्वालिटीज फिर से चेंज हो जाएंगी, और ये बेसिकली कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बन जाएगा 2f, ये बन जाएगा v, और ये बन जाएगा 1/0, जिसको मैं अब लिख सकता हूं 2f और ये v, और ये बेसिकली इंफिनिटी। इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से रीड कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा, वो कहना चाह रहा है जो इमेज डिस्टेंस है ना हमारा, वो बेसिकली 2f से बड़ा होगा और इंफिनिटी से बेसिकली छोटा होगा। बेसिकली जो इमेज डिस्टेंस है वो 2f से बेसिकली बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा, बिकॉज इंफिनिटी और 2f के बीच में बनेगा। तो हम कहेंगे दिस शोज दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between f and 2f, image is formed beyond 2f। 2f से बियॉन्ड बनने का मतलब 2f से इंफिनिटी तक बनना। बेसिकली देख लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f और 2f के बीच में, तो हमारी इमेज बन रही है 2f के बाहर, 2f से लेके इंफिनिटी तक। सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है गाइस, कुछ नहीं करना, जो बोला था वो करा मैंने, कि इमेज मेरा जो 2f है वो इमेज डिस्टेंस से बड़ा है और इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से बड़ा है। उसके बाद सबको रेसिप्रोकल करा जानबूझ के, बिकॉज मेरे को किसी भी तरीके से v की एंट्री लेनी थी, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u था। मैंने सबको उल्टा करा, 1/u हो गए, सबके इनइक्वालिटीज रिवर्स होगी, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, सारी इनइक्वालिटीज फिर रिवर्स हो गई। ठीक है, फिर मैंने 1/f सब में ऐड करा, इस बार इनइक्वालिटी सेम रहेगी बिकॉज मैं ऐड कर रहा हूं सब में। ठीक है, इस तरीके से फिर ये हो जाएगा 1/2f, ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा 0। रेसिप्रोकल करिए, ये वाला आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो वीडियो चल भी रही है, चल रही, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो वीडियो तो चल रही है। ठीक है, बस हार्डली 10 मिनट और लगने इस वीडियो के अंदर, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता है कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो कहीं पर भी रखा हो। ठीक है ना, किसी भी तरह की पोजीशन पे रखा हो तो वो हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल। एक काम करते हैं, पहले ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करते हैं जो एक जैसे हैं। जैसे कि ये वाला क्या देता है, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिविनाइज्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही कन्वेक्स मिरर के केसेस हैं। कन्वेक्स मिरर के केसेस को आप कैसे डील करेंगे, दोनों को एक साथ समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, ध्यान देना, ये आपका कन्वेक्स मिरर है इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, आपको वर्चुअल प्रूव करना है, या कभी कभी ये बोलता है, आपको पता है कन्वेक्स मिरर के जो केसेस बनते हैं उसके अंदर आप लोग जानते हो कि मान लो तुम लोग यहां पर अपना ऑब्जेक्ट रखते हो, एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये बी केस में करा रहा हूं आप लोगों को, कि हमारा कन्वेक्स मिरर कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रखें वो बनाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर इमेज बनाएगा बेसिकली। और ये भी बोल सकता है कि आप ये भी साबित करके दिखाएं कि कन्वेक्स मिरर का इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब हमेशा राइट साइड पे बनेगा। वो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। जैसे कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है भाई, तो कन्वेक्स मिरर का आप लोग जानते हो कि फोकस कहां पर लाई करेगा, राइट साइड पे। इसका फोकस कहां पर लाई करेगा, राइट साइड पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां पर लाई करेगा, राइट साइड पे लाई करेगा। इसकी इमेज किस तरीके से बनती है आप लोग जानते हो कि ये वाली रे जो उसकी यूं जाएगी, बेसिकली आप लोगों को पता है पैरेलल रेज कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक रे आप लोगों को पता है इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से जाएगी, तो जो इसकी इमेज बनती है वो इसी तरीके से बनती है राइट साइड पे। ठीक है ना, तो ये ए बी का बेसिकली उधर की तरफ बनता है ए डैश बी डैश, ये आप लोग जानते हो भाई। कुछ इस तरीके से ही आप लोगों की लाइंस जाती है भाई। रीजन आप लोगों को पता है किस तरीके से, कि ये वाली रे जो जा रही थी, फिर यहाँ पर तुम लोग नॉर्मल बनाते सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, फिर वो इस तरीके से उधर जाती, फिर पीछे जाकर मिलती। तो वो सब छोड़ दीजिए, आप लोगों ने जैसे बच्चों ने पढ़ा था पैरेलल ले गई, फोकस से गई, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो आप लोगों को राइट में ही बनता है, मुझे बस ये साबित करके दिखाना है कि ऐसा क्यों होता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि फॉर मिरर फॉर्मूला तुम लोग जानते हो कि 1 में v प्लस में 1 में u इज इक्वल टू होता है 1 में f। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, ठीक है ना। एक बात उसने साथ के साथ और बोली है, आप लोग जानते हो कि जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, फोकस और पोल के बीच में। ये रहा फोकस और ये रहा पोल, आपकी जो इमेज बनी है फोकस और पोल के बीच में बनी है, ये भी आपको साबित करना है। The virtual image produced by the convex mirror is always diminished in size and located between the focus and the pole। हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी जो इमेज बनेगी। दूसरी बात वर्चुअल बनेगी भाई, दोनों केस एक साथ हो जाएंगे, आप लोगों के ढंग से देखना बस। तो 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f है। मैंने बच्चों क्या करा, मैंने कहा भाई 1/v को मैं लिख सकता हूं 1/f माइनस में 1 u। अब आप लोग एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि फॉर कन्वेक्स मिरर
फॉर कन्वेक्स मिरर आप लोग जानते हैं कि इसका फोकस हमेशा राइट में लाई करेगा, इसका फोकस हमेशा कहां पे लाई करेगा, राइट में लाई करेगा। अगर फोकस हमेशा राइट में लाई करेगा तो मैं कह सकता हूं इसकी फोकल लेंथ हमेशा बोलो क्या होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज। और ऑब्जेक्ट आपको हमेशा पीछे लेना है तो बोलो यू हमेशा बोलो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा साइन वाइज, क्योंकि यू तो पीछे लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, फोकल लेंथ आगे लाई कर रही है बल्कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी और यू हमेशा नेगेटिव होगा। इस आधार पे आप लोग बोल सकते हो कि 1/v, और यहां पर बोलो ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग क्या बोलेंगे कि u नेगेटिव है, अगर u नेगेटिव है तो u को जैसे ही नेगेटिव रखोगे ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल, ध्यान से देख लीजिए, u को जैसे ही नेगेटिव रखोगे ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, f तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को देख के आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर आपको क्या नजर आता है, कि आप लोग कह सकते हो कि ऑन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन मैग्नीट्यूड या इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड बहुत इजीली मुझे समझ में एक बात आई कि अगर 1/v आता है 1/f जमा समथिंग, क्योंकि मैंने वो साइन रख दिया u का नेगेटिव, तो अब तो वो प्लस में ही जाएगा, तो 1/v जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 1/f प्लस समथिंग, इसका मतलब 1/v का वैल्यू डेफिनेटली 1/f से बड़ा आ रहा है। इजी, बिल्कुल इजी, ध्यान से देखते चलो बच्चों कि 1/v का वैल्यू 1/f से बोलो क्या आ रहा है, बड़ा, क्योंकि 1/v आ रहा है 1/f जमा समथिंग, तो 1/v जो है वो 1/f से डेफिनेटली बड़ा है। अब रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करते के साथ ही तुम्हें क्लियरली दिख गया कि इसका मतलब इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा है, इसका मतलब जो इमेज बनती है फोकस से पहले बनती है। इट शोज दैट कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज, हम बोल सकते हैं कि बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसे भाई, अब आपको आंसर पोल की बात कहां से आ गया, अरे फोकस से पहले बन रही है, इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में तो बन रही है, सिंपल सी बात है, तो यहां पर ये वाली चीज कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात कहेंगे बच्चे कहेंगे सर वो वाली बात समझ में नहीं आई कि वर्चुअल कैसे बनी। देखिए वर्चुअल के केस क्या होता है बच्चों, अगर तुम लोग याद करो ना, देखिए रियल के केसेस में क्या होता है, कोई भी चीज जो होती है, जैसे मान लो तुमने ऑब्जेक्ट लिया ऐसे और इमेज बनी ऐसे, आप लोगों की ऑब्जेक्ट लिया ऊपर की तरफ, इमेज ली ऐसे, तो तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस का v/u होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है बोलो किसके, h2/h1 के, या फिलहाल अभी माइनस v/u उठाओ, आप सिर्फ h2/h1 पे फोकस करो। रियल एंड इन्वर्टेड केस के लिए आप लोग जानते हैं कि h2 होता है नेगेटिव और h1 होता है बेसिकली पॉजिटिव, तो आप लोगों का h2 नेगेटिव h1 पॉजिटिव, तो रिजल्ट आता है नेगेटिव। और वर्चुअल केस के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि वर्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देख के बताओ वर्चुअल में क्या होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ बेसिकली इमेज बनती है, मतलब h1 भी पॉजिटिव h2 भी पॉजिटिव, या h1 भी नेगेटिव h2 भी नेगेटिव, तो जो मैग्निफिकेशन आएगी h2/h1 की या कैसी आएगी बोलो, पॉजिटिव। तो वर्चुअल केसेस के लिए आप लोगों का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, रियल केसेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, ये बात बचपन से सीखी हुई है। तो हम लोगों ने ये वाली चीज कैसे शो करी, यहां तक का खेल बिल्कुल सेम था, मतलब इसके आगे मैंने वाला पार्ट शुरू कर दिया और इसके आगे मैं देखो अगला पार्ट बताता हूं आप लोगों को, अगला मतलब जो बी वाला पार्ट है, ठीक है ना, पहले मैंने बाद वाला पार्ट प्रूव कर दिया, अब मैं आप लोगों को बी वाला पार्ट बताता हूं। आप लोगों को एक्सप्रेशन में दिखा कि 1/v बराबर है 1/f प्लस में 1/में u। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो बच्चों, यहां पर ये 1/f कैसी टर्म है बताओ जरा, पॉजिटिव टर्म है, और 1/u भी अब बोलो कैसी टर्म है बच्चों, पॉजिटिव टर्म है। जब ये पूरा 1/v और ये मतलब 1/f पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि u का नेगेटिव साइन तो आप ले चुके हो ऑलरेडी, तो मुझे बताओ जरा 1/v बोलो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब v भी कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव, v भी कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब आपको इससे क्या पता लगता है v पॉजिटिव आने से, पहली बात तो ये पता लगता है कि आगे बनता है, जो बात इधर भी हमने सोची है, लेकिन फोकस से पहले वाली बात दिखानी है कि फोकस से पहले बनता है, तो वो इससे पता लगेगा। दूसरी बात मैं दिखाना चाहता हूं वर्चुअल, तो मैं कहूंगा मैग्निफिकेशन होती है मिरर की बेसिकली माइनस का v/u, और मैं अब ये बोल सकता हूं कि देखो अगर ये माइनस साइन है और v मेरा पॉजिटिव में है, v मेरा पॉजिटिव है, u आप जानते पीछे बनता है तो वो नेगेटिव है, तो अब बताओ जरा नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, नेट मैग्निफिकेशन बोलो कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर नेट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या साबित करता है, इट शोज कि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा केस बनाता है, वर्चुअल केस, कन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आया कि कन्वेक्स के दोनों केसेस तो सीधा यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v आ गया 1/f माइनस 1/u, क्योंकि कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों का हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होने की वजह से साइन पॉजिटिव हो जाएगा। पहली चीज मैं समझाता हूं, जो सी वाला पार्ट है कि इसका मतलब मैग्नीट्यूड के आधार पर 1/v तो हमेशा 1/f से बड़ा ही आने वाला है, बिकॉज 1/f में कुछ जुड़ के आएगा, इसका मतलब v f से छोटा आने वाला है, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये वाला पार्ट हो गया कि इमेज जो है फोकस से पहले बनेगी। दूसरी बात, इसी चीज को जब मैं इधर लाया तो मैंने कहा यार ये भी पॉजिटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा, साइन तो मैं ले ही चुका हूं, इसका मतलब 1/v पॉजिटिव होगा, इसका मतलब v नेट पॉजिटिव होगा। अब मैग्निफिकेशन है माइनस का v/u बेसिकली, तो माइनस का v/u है तो मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा, v मेरा बेसिकली पॉजिटिव है,
क्योंकि v पॉजिटिव निकला है भाई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, u बेसिकली नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल केस होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। बहुत स्पेशल केस है गाइज, आप लोग जानते हो इसके बारे में। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड है, पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड है, तो कह रहा है वो वर्चुअल और लार्ज इमेज बनाएगा। आप जानते हैं पीछे इमेज बनाता है, पीछे इमेज बनाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो तुम लोग शायद जानते हो कि इसका केस कैसे बनता था। ये वाली रे जाती थी, फोकस से जाती थी इस तरीके से, फिर वो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ये वाली रे कुछ ऐसे जाती थी, याद आ रहा है कुछ? और ये पीछे की तरफ जब हम इसको ट्रेस बैक करते थे तो ये पीछे की तरफ हमें इमेज बना के दिखाता था ऐसे करके, राइट साइड पे ना। तो ये बेसिकली मेरा अगर ए बी है तो ये मेरा ए डैश बी डैश होगा। एक तो बात ये कि कनकेव के जितने भी 6 केसेस थे ना, सिर्फ एक केस था जिसमें इमेज राइट पे बनती है, मतलब कि इसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता होगा। कैसा होता होगा इमेज डिस्टेंस? पॉजिटिव। बाकी सब केसेस के अंदर आपका इमेज पीछे बनता था, इमेज नेगेटिव होता था। एक बात तो ये प्रूव करनी है कि उसके पीछे बन रही है, तो मैं अगर किसी तरीके से समहाउ वी को पॉजिटिव प्रूव कर पा रहा हूं तो मुझे पता लग जाएगा एक तो भैया पीछे बन रही है, दूसरी बात मैं आपको दिखा सकता हूं कि वर्चुअल कैसे बनी, मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव निकाल के। सिंपल वही स्ट्रेटजी यूज करी जाएगी जो पिछले केस में करी गई है। अब मुझे बताओ जरा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया फोकस और पोल के बीच में, और ये है बेसिकली मेरी फोकल लेंथ। ठीक है भाई, फिर मैं वही मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/v प्लस में 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैंने वही करा, 1/v बराबर आ जाएगा 1/f माइनस में 1/u। अब आप लोग मुझे बताइए कि कन्वेक्स के लिए अगर बात करूं, सॉरी कनकेव के लिए, तो कनकेव के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगा। कनकेव का तो फोकल लेंथ डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, कनकेव का तो फोकल लेंथ डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। देख लीजिए इस तरफ को नेगेटिव आएगा। ओके, और जो बेसिकली u होगा बेसिकली वो भी नेगेटिव होगा। चलो भाई, क्योंकि u भी इधर ही है, फोकल लेंथ भी इधर है, इंसिडेंट रे ऐसे ही है, तो मैंने कहा भाई ये भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1/f, इसको नेगेटिव रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब क्या करें सर? अब मैं कैसे शो करूं कि मेरा जो v है वो पॉजिटिव है? सर बड़ा आसान है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं ना, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड के आधार पे चला जाऊं तो बहुत क्लियरली मेरा f जो है वो u से बड़ा है। देख लीजिए, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में f का वैल्यू u की वैल्यू से बड़ा होगा। इसका मतलब 1/f का वैल्यू 1/u की वैल्यू से छोटा होगा। क्लियर है भाई? 1/f का वैल्यू 1/u से छोटा होगा। अब 1/f यानी नेगेटिव वाला वैल्यू छोटा है और पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा है। देखो 1/u 1/f से बड़ा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव वाला वैल्यू छोटा है, तो रिजल्ट बोलो कैसा आएगा? 1/v का पॉजिटिव। इसका मतलब जो v आएगा बेसिकली पॉजिटिव आएगा। फिर से वही बात है, अगर v पॉजिटिव आ रहा है, एक तो वो राइट साइड पे बन रहा है, ये शो करता है। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन माइनस का v/u होगा, माइनस का v/u होगा, जिससे तुम बोलोगे कि माइनस, ये तो पॉजिटिव हो गया, पहले से माइनस साइन है, और ये नेगेटिव ही होता है बच्चों, u नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव बोलो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। दिस शोज दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, दिस शोज वर्चुअल image is formed behind the mirror। तो गाइज ये वो क्वेश्चंस थे जो तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे। 4 क्वेश्चंस थे, आप लोग इनके आंसर्स के थ्रू मत जाइएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है और आपको समझ भी नहीं आएगा भाई। ठीक है ना? तो आप लोगों को जो मैंने प्रूफ बताया, जो तरीका मैंने बताया ना, उसके थ्रू जाना, जल्दी समझ में आएंगी चीजें। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप लोग कोई भी एक वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी तरफ से। ए पार्ट प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ज्यादातर वही वाला आता है, ए वाला ही आता है। हालांकि क्या टेक्निक है ना, अगर वो थोड़ी सी तुम्हें समझ में आ जाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो गाइस क्या क्या कराया है मैंने फटाफट से देख लीजिए, फिर बस फिनिश कर रहे हैं आज की क्लास जो है। तो कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को बोला मिरर फॉर्मूले के अंदर एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। मिरर फॉर्मूला को याद करिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। पहले ये वाला प्रूव करा मैंने, r इक्वल्स टू 2f। कैसे करा? एक बार MNC ट्रायंगल लेके, एक बार MNF tan थीटा tan 2 थीटा लेके काम कर दिया। दूसरी बात, मैंने मिरर फॉर्मूला लिया बच्चों। मिरर फॉर्मूले में आपको 2 ट्रायंगल्स बोले, एक बार ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, एक बार इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, फिर एक बार दोनों का पोल के साथ। ठीक है ना? सिमिलर ट्रायंगल लगा के आसानी से ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो तुम्हें 4 क्वेश्चंस कराए ना, अब तुम कहोगे सर क्वेश्चंस कहाँ है इसके? तो क्वेश्चंस का ना मैं फोटो बेसिकली ग्रुप में भेज देता हूँ चारों क्वेश्चंस का, और इन चारों क्वेश्चंस के आंसर ये हैं बच्चों। ए का आंसर यहाँ पर है जो सामने दिया हुआ है, और ये वाला जो आंसर दिया हुआ है, ये जो मैंने दोनों आंसर कराए ना, बी और सी के, बी और सी पार्ट के। तो ये वाला जो आंसर है वो सी पार्ट के लिए है, और ये वाला जो आंसर है वो बी पार्ट के लिए। ठीक है ना? ये आपको लेटर ऑन समझ में आ जाएगा मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो ये वाला बी पार्ट के लिए है और ये वाला सी पार्ट के लिए। ठीक है? उसके बाद जो ये वाला आंसर है वो बेसिकली डी पार्ट के लिए। ठीक है? ऊपर लिखा हुआ है डी पार्ट।
तो आप लोग प्रैक्टिस करिए गाइस इसकी। ज्यादा मुश्किल लगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर आता नहीं है एग्जाम के अंदर, बहुत रेयरली आता है। पर जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है वो इसको नहीं छोड़ेंगे, वो इसको तैयार करके जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो गाइस इतने पे खत्म करते हैं इसको।